उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। सीएम धामी ने खटीमा में 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा प्रदेश सरकार लगातार राज्य हित में निर्णय लेते हुए विकास के पथ पर कर रही है कार्य। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बागेश्वर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सौरभ बहुगुणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की आगामी चुनाव को लेकर तैयार की रणनीति। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद। पुनर्वास के लिए करवाया जा रहा भवन निर्माण का डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के समक्ष रखी जनता की समस्याओं के समाधान का दिया गया निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने नैनी सैनी एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। बेस चिकित्सालय भवन का भी किया स्थलीय निरीक्षण। एयरपोर्ट के सभी व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खनन में हो रही देरी को लेकर कहा कि गौला खनन की अवधि जल्द खत्म हो रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा खनन अवधि बढ़ाने को लेकर उनकी तरफ से वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया, जिसके पश्चात वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा गौला नदी में खनन की अवधि को बढ़ा भी दिया। तो वहीं कुमाऊं की सभी नदियां, जिसमें गौला नदी, शारदा नदी, दबका नदी और कोशी नदी में खनन की अवधि को बढ़ा दिया है और प्रदेश में एक समान रॉयल्टी भी लागू करती है। मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने खटीमा में प्रारंभ हुई 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया है और साथ ही वंदे मातरम गीत के साथ कार्य समिति की शुरुआत हुई। बता दें कि कार्य समिति की तैयारी में खटीमा शहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होर्डिंग लगा हुआ नजर आया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, भारतीय जनता पार्टी की आप सभी नींव हैं, जिनकी सक्रियता और मेहनत के चलते केंद्र से लेकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है
और पीएम मोदी की प्रेरणा से मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार राज्य हित में निर्णय लेते हुए विकास के पथ पर देश का सबसे विकसित राज्य बनने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम भी कर रही है और साथ ही वहां की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य वामपंथी विचारधारा के लोग इसमें राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार सदैव कार्य करने में ही विश्वास रखती है। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी की ओर से 2024 की चुनावी तैयारियों के लिए जमीनी स्तर का रोड मैप तैयार होना शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए सूबे के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बागेश्वर पहुंचे, जहां लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर जिले स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अगले 4 साल का रोड मैप तैयार किया गया। आने वाले सालों में जो भी चुनाव आएंगे उन चुनावों में कार्यकर्ताओं ने कैसे काम करना है, जिसके लिए चर्चा की गई है। पार्टी संगठन और सरकार के बीच सही तालमेल कैसे बैठे, इस विषय में भी चर्चा की गई है। एक अडॉप्शन किया गया है जो केंद्र सरकार ने अगले 4 साल का रोड मैप तय किया है, उसको हमारे प्रदेश ने और हमारे जिले में उसको किया है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे काम करना है। पंचायतों के चुनाव आएंगे, नगर निगमों के चुनाव आएंगे और 24 का चुनाव आएगा, 27 का चुनाव आएगा। कैसे धरातल पे काम करना है, कैसे सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाना है, कैसे संगठन और सरकार के बीच में अच्छा तालमेल बनने काम हो, इस सब पर चर्चा हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस कार्य समिति में जो बातें निकलेंगी, G20 समिट के ऊपर कैसे माननीय मोदी जी को केंद्र सरकार को उन्होंने बधाई दी है जब अध्यक्षता पहली बार भारत करने जा रहा है G20 की। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य समिति में जो बातें निकलेंगी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार को एक अच्छा आने वाले समय में काम करने के लिए हम लोग को। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूतसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रीफेब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ में भूतसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उद्यान विभाग की भूमि और ढाक में संचालित प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करें। कोई भी आवश्यकता हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। आपदा प्रभावितों के लिए ढाक में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से कार्यदायी संस्था RWD के माध्यम से प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं और ढाक में विद्युत लाइन बिछा दी गई है। यहां पर समुचित आवासीय व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ढाक में जल्द ही प्री फैब कॉलोनी बनाकर तैयार हो जाएगी और वहीं जोशीमठ में TCP तिरहा के पास उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहां पर 1 BHK तैयार हो गया, जबकि 2 BHK व 3 BHK भवन का कार्य अंतिम चरण में है और साथ ही जिलाधिकारी ने जोशीमठ नगर क्षेत्र के गांधीनगर व सिंघधार वार्ड में विभिन्न आवासीय भवनों में दरारों की स्थिति और JB परिसर मारवाड़ी में हो रहे पानी रिसाव का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आवासीय भवनों में दरारों के आकलन के लिए कैक्रोमीटर लगाए गए हैं, जहां वहीं JP परिसर में पानी का रिसाव 540 LPM से घटकर 16 LPM हो रहा है, जो कि पूर्व की तरह सामान्य हो गया है। 2 हफ्ते से तो स्थिति में ठहराव आया था और नीचे जो JP में पानी का रिसाव था उसमें भी बहुत उसकी गति बहुत कम हुई थी, करीब 16 LPM तक पहुंच गया था। जो अभी 1-2 दिन से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं तो कुछ घर ऐसे जहां पर पहले से क्रैक थे उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहां पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमने क्रैक मीटर्स भी वहाँ पहले से लगा रखे थे और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी के माध्यम से चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं
तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है वो तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे। 1-2 घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर स्थिति ऐसी आती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो उनको भी करेंगे। उत्तराखंड की पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी उनकी विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। इस बैठक में राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या अब भी है। विभाग पाइपलाइन से हो रहे लीकेज को ठीक नहीं कर पाया, जिससे जनता बार बार विधायक से सवाल कर रही है। विधायक राजकुमार पौड़ी ने कूड़े की समस्या का निस्तारण न होने, सड़कों की गड्ढा मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं नगर पालिका को निर्देश दिए कि सीवरेज सिस्टम को ठीक कर लें ताकि गंदा पानी सड़कों में ना बहे। विधायक ने विकास कार्यों को लेकर भी बैठक ली, जिसमें टाइमलाइन का ध्यान रखकर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक ने पशु चिकित्सा विभाग को शहर में पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के साथ ही सड़कों की हालत सुधारने और लंबे सड़कों की कार्यवाही जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए। विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगरपालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पे संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पे आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें। जो समस्याएं आई हैं आज फिर से, तो उनका अभी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइमलाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। इस समय जो पानी की सप्लाई के बारे में जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में बातचीत हुई है। तो मेन उसमें ये था कि जो नगर क्षेत्र हमारा, यहाँ पर मोटी लाइन बिछाई जाए, ये मेरी तरफ से बात रखी गई है और अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है। इसमें प्रस्ताव जाएगा और नई लाइन, मोटी लाइन बिछाई जाएगी टैंक से, और उससे नज़दीक से, घरों के नज़दीक से कनेक्शन देने से सभी घरों को उपलब्ध होगा जल, पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होगी और इससे जो है पानी की दिक्कत कम हो जाएगी। और एक मैंने और बिंदु इनको संज्ञान में दिया है कि सारे जो मार्केट का एक संयुक्त विजिट होगा डीएम साहब और जल संस्थान के अधिकारियों के द्वारा, और उसमें जहाँ जहाँ लीकेज है वो लीकेज बंद करने होंगे। जितना पानी बहता है सवेरे, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लीकेज बंद हो जाएंगे तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी पानी की। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जनपद के नैनी सैनी एयरपोर्ट और पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने सबसे पहले नैनी सैनी एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नैनी सैनी हवाई पट्टी के विस्तार की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य सचिव के समक्ष रखा। इस दौरान मुख्य सचिव दिलीप जावलकर से नैनी सैनी में हवाई सेवा शुरू होने के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर सचिव श्री जावलकर ने बताया कि आगामी 2 महीने के भीतर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। और इसके बाद मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि बेस चिकित्सालय भवन के हैंडओवर की कार्यवाही तुरंत की जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि बेस चिकित्सालय भवन के उचित रखरखाव का ध्यान रखा जाए। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बेस चिकित्सालय का संचालन अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय के संचालन को लेकर सचिवालय स्तर पर भी कुछ दिन पहले मीटिंग आयोजित की गई थी। उत्तराखंड के किच्छा में तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले युवक को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के दिशा निर्देशन में थाना पुलिस की तरफ से अवैध रूप से शस्त्रों की तस्करी और नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार चल रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान सामने आया कि पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्राम शहदौरा निवासी ने शौकिया तौर पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 12 बोर का एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कार्यवाही शुरू कर दी। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। मसूरी के होटल व्यवसायियों के सामने आने वाले कुछ दिनों में पेयजल की भारी दिक्कतें होने जा रही हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की तरफ से मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक उपयोग को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश जिलाधिकारी देहरादून को दिए हैं। बता दें कि एनजीटी ने कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि मसूरी झील धोबी घाट वाटर स्प्रिंग से प्राकृतिक पानी के व्यवसायीकरण नहीं किए जा सकते और जिस कारण झील के प्राकृतिक बहाव बिगड़ रहे हैं, जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। एनजीटी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी देहरादून को पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से मसूरी झील से टैंकरों के माध्यम से पानी ले जाकर होटलों में सप्लाई किए जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने शहर के सभी विभागों के अधिकारी और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की 9 फरवरी को बैठक बुलाई, जिससे कि सभी को एनजीटी के निर्देशों से अवगत कराया जा सके। स्थानीय होटल संचालकों और टैंकर संचालकों में एनजीटी के निर्देशों के बाद हड़कंप मच गया। उनका कहना है कि मसूरी में पेयजल की भारी कमी है, जिस वजह से मसूरी झील से टैंकरों के माध्यम से पानी को लाकर होटलों की आपूर्ति की जाती है और ऐसे में अगर पेयजल की आपूर्ति को रोका जाता है तो मसूरी में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होगा। उत्तराखंड के रामनगर में सनातनियों को एकजुट करने के लिए विशाल धर्म जागरण यात्रा स्थानीय लोगों की तरफ से पीड़ा मैदान से नगर में निकाली गई। यात्रा निकालने से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती के उपरांत यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में मौजूद सभी संतों का स्वागत भी किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि यात्रा निकालने का मकसद सभी सनातनियों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी धर्म जाति का विरोध करना नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के लोगों को एक माला में पिरोकर एकजुट करने का संदेश देना है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा, आज देश में जिस प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें जलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार की देर रात एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया, आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मूल रूप से बागेश्वर का रहने वाला 22 वर्षीय युवक, जो कि रामनगर के मोहल्ला पंपापुरी में रहता था और साथ ही मृतक युवक ग्राम ढिकुली में एक रिसोर्ट में नौकरी करता था। सोमवार की रात इस युवक ने अज्ञात कारणों के चलते विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया था और जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया और जहां उसकी मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। युवक ने पॉइजन खाकर आत्महत्या की है, क्या है? कल एक सरकारी अस्पताल रामनगर से एक मेमो प्राप्त हुआ है जिसमें पवन नाम के एक युवक की पॉइजन से डेथ हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा मेमो के आधार पर पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार अलग अलग मोर्चों पर काम भी कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धामों में टोकन व्यवस्था लागू होगी और साथ ही चारों धामों की धारण क्षमता के हिसाब से श्रद्धालुओं को वहां दर्शन पर जाने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने बताया कि केदारनाथ के लिए देहरादून से भी हेली सेवा शुरू करने पर विचार हो रहा है। चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत 27 अप्रैल से होने की संभावना है। सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धामों में टोकन व्यवस्था लागू होगी। दर्शन की बारी आएगी तो वे उससे कुछ समय पहले वहां पहुंच जाएंगे। इससे धामों में भीड़ कम होगी और वहां पर व्यापारिक गतिविधियों को मदद मिलेगी। लोग खाली समय में खरीदारी कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड की भी यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ गया। परिवहन निगम ने मंगलवार से 13 ऐसे रूटों पर किराए में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन और तकनीकी दीपक जैन ने बताया कि यूपी रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा है, इसलिए ये नियम है कि जिस राज्य से होकर उत्तराखंड की बसें गुजरती हैं वहां का किराया ही लिया जाता है। लिहाजा उत्तराखंड से यूपी होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि दून से दिल्ली रूट पर साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ की बसें भी यूपी के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इसलिए इन रूटों पर भी किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के लालगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों पूर्व सैनिकों ने तहसील प्रांगण में नायब तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर वन रैंक वन पेंशन के में संबोधन की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों को सरकार की तरफ से हाल ही में पारित वन रैंक वन पेंशन OROP 2 में विसंगति होने के कारण JCOH ORR से कुछ पूर्व सैनिक लाभ से वंचित रह गए हैं, जिससे संपूर्ण देश के JCOH OR में रोष व्याप्त है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा इससे केवल ऑफिसर्स रैंक लाभान्वित हुए हैं। इस बीच पूर्व सैनिकों ने कहा इस भिन्नता को दूर करने व JCOH OR और अधिकारी वर्ग दोनों के हित और समन्वय को दूर किया जाए। इस बीच पूर्व सैनिकों ने मांग की कि वन रैंक वन पेंशन OROP 2 को संशोधन कर सभी रैंकर्स को एक समान लाभ दिया जाए और साथ ही पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से तत्काल विसंगति दूर कर संशोधन के लिए निर्देशित करने की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निर्देश है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारी कार्य करें। इसी को लेकर हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने SSP सहित अन्य अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि तहसील दिवस में अभी तक 32 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। 3 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। बाकी जिन विभागों की शिकायतें हैं उनके अधिकारियों को मेरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछले तहसील दिवस में आई शिकायतों का भी निस्तारण किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है जितनी भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाए और इसलिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। और साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बची हुई समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। अभी तक लगभग 32 शिकायतें आ चुकी हैं जिन पर सुनवाई की गई है। 3 का मौके पर निस्तारण हुआ है। बाकी जिस जिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं उसमें टाइम बाउंड हम लोगों ने ऑर्डर पास किया है। पिछले तहसील दिवस में जो भी शिकायतें आई थी उनका एक बार रिव्यू कर लिया गया है और सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। प्रयास शासन का यही है और हम लोगों का कि जो भी शिकायतों का निस्तारण हो ऑन मेरिट हो, केवल सरसरी तौर पर निस्तारण न किया जाए। इसीलिए इस तहसील दिवस का आयोजन होता है। जितने भी तहसील दिवस हमारे होते हैं 1 और 3 मंगलवार को, उसमें मुझे और SSP साहब को जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने भगवानपुर में जब तहसील दिवस का आयोजन किया था तो हमने एक अनुमान लगाया कि पहले जब तहसील दिवस होते थे तो शिकायतें काफ़ी बड़ी संख्या में आती थी, वो करीब 100 के आसपास होती थी और पिछली बार करीब 67-68 के आसपास आई। तो ये 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि एक तो वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो लक्सर में हों, रुड़की में हों, सदर में हों, ये ऑफिसर्स भी अपनी शिकायतों का डेली रूटीन में जो काम होता है उसका भी ठीक ढंग से निस्तारण कर रहे हैं। और पिछले समय का ये अनुभव रहा कि एक शिकायतकर्ता कई तहसील दिवसों में लगातार आता था।
तो इस बार के भी तहसील दिवस मैंने देखा कि केवल 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो रिपीट करके आए हुए हैं, बाकी फ्रेश शिकायतें ही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में नगरपालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के आसपास स्वच्छता को पलीता लगाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर आसपास स्वच्छता नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और साथ ही लोगों का कहना है कि स्वच्छता नहीं होने से यहाँ बलिदानियों का अपमान है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जिलाधिकारी से शिकायत की। इस गंभीर मसले का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया। नगर पालिका को भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी धरोहर को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को जल्द से जल्द काजी हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। संज्ञान में आपने लाया है तो उसके क्रम में एसडीएम और ईओ के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है की। तो इस गंभीर मामले का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया। नगर पालिका को भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी धरोहर को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को जल्द से जल्द काजी हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।